तो ये एलएचबी का पार्ट 3 वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको एलएचबी को देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने 2 पार्ट और बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब उसमें लिए गए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एलएचबी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब। तो आज का जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 31 है आज का पहला। फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू। फ्लेक्स बॉल केबल किसके साथ सीधा जुड़ा रहता है? 4 ऑप्शन है, ब्रेक कैलिपर, ब्रेक सिलेंडर, दोनों या फिर इनमें से कोई। तो ब्रेक सिलेंडर, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेक सिलेंडर। यानी जो फ्लेक्स केबल होता है जिसे कि हम हैंड ब्रेक केबल भी कहते हैं, और ये डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर के साथ जुड़ा होता है। सवाल नंबर 32, फुल फॉर्म ऑफ WSP। WSP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये लगभग आप में से सारे लोगों को पता होगा। WSP का फुल फॉर्म क्या होता है? वीड स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीड स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस। सवाल नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल? डंप वाल का पर्पस क्या है? डंप वाल देने का उद्देश्य क्या है? आखिर एलएचबी के अंदर डंप वाल क्यों दिया गया? तो 4 ऑप्शन है, सभी पहियों की अनुमति गति एक समान बनाए रखने के लिए, पहियों को स्किड होने से बचाने के लिए, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डंप वाल होता है वो ये 2 काम करता है। सभी पहियों को अनुमानित गति एक समान बनाए भी रखता है, इसके अलावा पहियों को स्किड होने से बचाने का भी काम करता है। तो डंप वाल जो है WSP का एक पार्ट है। हालांकि स्किड होने से बचाने में सिर्फ डंप वाल का रोल नहीं होता है, बल्कि पूरे WSP सिस्टम का रोल होता है। लेकिन सवाल के हिसाब से यहाँ पे पहियों को स्किड होने से बचाने के लिए ये काम करता है। ये भी उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों ही काम करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 34, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वॉल इज। डंप वॉल एप्लीकेशन है, यानी डंप वॉल काम करता है। क्या काम करता है? 4 ऑप्शन है, केवल ब्रेकिंग करता है, केवल डी ब्रेकिंग करता है, दोनों ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डंप वॉल ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों के दौरान एक्टिवेट होता है और दोनों काम इसके द्वारा ही किए जाते हैं। ब्रेकिंग भी डंप वॉल के थ्रू होता है और डी ब्रेकिंग भी डंप वॉल के ही थ्रू होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 35, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेटिव। यानी कि डंप वाल्व को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। तो कितने बिजली की या किस तरह की बिजली की जरूरत पड़ती है? 4 ऑप्शन है, 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, 230 वोल्ट DC। तो डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए 110 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, 110 वोल्ट DC। यहाँ पे 110 वोल्ट AC भी दिया गया है, लेकिन डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए 110 वोल्ट DC की जरूरत पड़ती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 36, प्रेशर स्विच एक्टिवेट एज द ट्रेन प्रेशर रीच। प्रेशर स्विच कब चालू होता है, कब एक्टिवेट होता है, कितना प्रेशर पहुंचता है तो प्रेशर स्विच एक्टिवेट होता है? सवाल ये है। ऑप्शन है 0.5 बार, 1 बार, 1.3 से 1.8 बार, और 1.5 से 3.0 बार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1 बार। एक बार प्रेशर पहुंचता है तो प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो जाता है या फिर चालू हो जाता है। सवाल नंबर 37, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का पर्पस क्या है? प्रेशर स्विच लगाने का या फिर देने का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, एंटी स्किड सिस्टम को चालू करने के लिए, ब्रेक एक्सीलेटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए, डंप वाल्व को इलेक्ट्रिक सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एंटी स्किड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए या फिर चालू करने के लिए, या फिर एक्टिवेट करना भी कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा एंटी स्किड सिस्टम है उसको चालू और बंद करने का काम प्रेशर स्विच करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 38, इन नोर BREMS सिस्टम प्रेशर स्विच इज कनेक्टेड टू। अगर जिस नोर कंपनी का, जो BREMS कंपनी का जो सिस्टम प्रेशर स्विच है वो किसके साथ जुड़ा होता है? FP के साथ जुड़ा होता है, BP के साथ जुड़ा होता है, BC के साथ जुड़ा होता है, या फिर FP और BP दोनों के साथ जुड़ा होता है? तो जो ये नोर कंपनी का जो प्रेशर स्विच होता है वो BP लाइन के साथ जुड़ा होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, BP लाइन। सवाल नंबर 39, इन ASAB WABCO सिस्टम प्रेशर स्विच इज कनेक्टेड टू। ये दूसरे तरह का जो कंपनी है ASAB, इसका जो प्रेशर स्विच होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, BP लाइन, FP लाइन, BC लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी होगा, FP लाइन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर का प्रेशर स्विच है तो वो BP के साथ कनेक्ट होता है, जबकि ASAB का जो प्रेशर स्विच है वो FP लाइन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 40, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोच के अंदर कितने ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं? यहाँ पे कोच की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक बॉगी की बात नहीं हो रही, पूरे कोच की बात हो रही है। तो पहले हम देख लेते हैं एक एक्सेल पे कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो एक एक्सेल पे टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्सेल हो गया, यहाँ पे हमारा व्हील डिस्क हो गया, ये 2 व्हील डिस्क हो गए, इसके बीच में हमारा ये ब्रेक डिस्क हो गया, ये ब्रेक डिस्क हो गया।
हर ब्रेक डिस्क पे एक यहाँ पे बीसी ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। ये देखिए दोनों यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर, यानी कि एक एक्सल पे 2 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इस हिसाब से देखें तो एक बॉगी में 2 एक्सल होते हैं तो 4 ब्रेक सिलेंडर हो गए, और एक कोच में टोटल 4 एक्सल होते हैं तो 8 ब्रेक सिलेंडर हो गए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 ब्रेक सिलेंडर, यानी कि एक एलएचबी कोच में टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 41, द 99 कोड शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स। अगर माइक्रो प्रोसेसर में 99 का कोड दर्शा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 99 का कोड अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी प्रणाली कार्यचलन स्थिति में है, यानी परफेक्टली वर्किंग में है पूरा सिस्टम। दूसरा ऑप्शन दिया है स्पीड सेंसर में कुछ खराबी है। तीसरा ए या बी, या दोनों हो सकता है, यानी पूरा सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है या फिर स्पीड सेंसर में खराबी है, तो ये तो हो नहीं सकता है दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब 99 का कोड शो होता है तो इसका मतलब डब्ल्यूएसपी का पूरा सिस्टम बिल्कुल ओके है और सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही है, यानी कि आपको कुछ भी चेक करने की या देखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 42, इफ माइक्रो प्रोसेसर शो 72 कोड मीन्स, यानी कि अगर माइक्रो प्रोसेसर में 72 नंबर का कोड दर्शा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, एक पहिए में अस्थायी खराबी टेम्पररी फॉल्ट, कई पहियों में अस्थायी खराबी सेवरल एक्सल में परमानेंट फॉल्ट, या फिर वोलेटाइल फॉल्ट, वोलेटाइल फॉल्ट, या फिर एक पहिए में अस्थायी खराबी परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। तो 72 कोड्स का मीन होता है एक पहिए में अस्थायी खराबी यानी परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक पहिए में परमानेंट खराबी है। सवाल नंबर 43, इफ माइक्रो प्रोसेसर शोज 95 कोड मीन्स इन फेबली, फेबली के अंदर अगर माइक्रो प्रोसेसर 95 नंबर का कोड शो करा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम ये दर्शा रहा है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, अस्थायी टेम्पररी फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट, या फिर इंटरमीडिएट फॉल्ट, अनिरंतर खराबी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉल्ट यानी कि अनिरंतर खराबी। इफ माइक्रो प्रोसेसर शोज 95 कोड मीन्स इन केबी, केबी टाइप डीबी में, केबी टाइप एंटी स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस सिस्टम में अगर 95 का कोड शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या? 4 ऑप्शन यहाँ भी है, टेम्पररी फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट, या फिर यहाँ पे वॉलेटाइल फॉल्ट, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, परिवर्तनशील खराबी, अस्थायी खराबी, अस्थायी खराबी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवर्तनशील खराबी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वॉलेटाइल फॉल्ट। सवाल नंबर 45, इफ माइक्रो प्रोसेसर शोज 73 कोड मीन्स, अगर माइक्रो प्रोसेसर में 73 नंबर का कोड शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्पररी फॉल्ट एट 1 एक्सल, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, यानी कई पहियों में अस्थायी खराबी है, एक पहिए में परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, एक पहिए में परमानेंट फॉल्ट है, या फिर बोथ ए और बी दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कई पहियों में परमानेंट फॉल्ट है, कई पहियों में अस्थायी खराबी है अगर कोड 73 आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दिखा रहा है तो। सवाल नंबर 46, हाउ मच प्रेशर ड्रॉप व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल्ड, जब आपातकालीन ब्रेक पुल बॉक्स को खींचा जाता है तो प्रेशर में कितने का गिरावट होता है? 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लगभग 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑलमोस्ट लगभग 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है जब इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स खींचा जाता है। सवाल नंबर 47, साइज ऑफ चॉक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वॉल, इमरजेंसी यानी आपातकालीन ब्रेक वॉल में उपलब्ध चॉक का साइज क्या है? 4 ऑप्शन है, 0.4 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, या फिर 19 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 mm। 19 mm का चॉक दिया रहता है इमरजेंसी ब्रेक वॉल के अंदर। चलिए सवाल नंबर 48, इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इज, ब्रेक सिलेंडर में इनबिल्ट जो स्लैक एडजस्टर होता है वो क्या होता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए हैं, सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म, डबल एक्टिंग मैकेनिज्म, स्लैक एडजस्टर नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए स्लैक एडजस्टर जो गुड्स में होता है वो ऐसे भी कहलाता है स्लैक एडजस्टर, और ये करता क्या है, व्हील और ब्रेक जो व्हील डिस्क है, व्हील डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में जो गैप आ जाता है उस गैप को मेंटेन करता है, ये काम करता है स्लैक एडजस्टर। तो एलएचबी में व्हील डिस्क
के ऊपर एक्सल के ऊपर यहाँ पे ब्रेक डिस्क होता है और ब्रेक डिस्क पे ब्रेक पैड लगता है। तो ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच के गैप को मेंटेन करता है। जबकि अगर आईसीएफ की बात की जाए तो आईसीएफ में व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो गैप आता है, उस गैप को यहाँ पे स्लैक एडजस्टर एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे स्लैक एडजस्टर जो है इनबिल्ट होता है, आईसीएफ के अंदर भी इनबिल्ट होता है और एलएचबी में भी इनबिल्ट होता है। जबकि गुड्स में वो अलग से पूरा सिस्टम लगा होता है जिसे हम एसीबी कहते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 49। व्हाट इज साइज ऑफ एयर ट्यूब रन थ्रू कोच लेंथ? कोच की संपूर्ण लंबाई तक चलने वाले एयर ट्यूब का आकार कितना होता है? 8 mm, 6 mm, 10 mm या फिर 9 mm? राइट ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10 mm। सवाल नंबर 50। PEASD स्टैंड्स फॉर, पीएसडी का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म बताना है कि पीएसडी का फुल फॉर्म क्या है। ये भी बहुत आसान है, आप में से लगभग सारे लोगों को पता होगा। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 51। PEASD प्रोवाइडेड इन एलएचबी कैन बी रीसेट, एलएचबी में उपलब्ध पीएसडी को रीसेट किया जाता है। कैसे रीसेट किया जाता है? केवल कोच के अंडर गियर से, कोच के किसी भी भीतरी भाग से, उस पॉइंट से जहां से जंजीर खींचा गया है, ए व बी दोनों। यानी कि जब ऐसे भी हो जाता, जब यहाँ पे चैन पुलिंग जिसको हम कहते हैं, जब चैन पुलिंग हो जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए पूछा गया है कि उसको कहां से रीसेट किया जाता है। क्या कोच के अंडर गियर में जाकर रीसेट किया जाता है, या कोच के किसी भी केबिन से रीसेट कर सकते हैं, या फिर जहां से चेन पुलिंग की गई है वहीं से रीसेट किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उस पॉइंट से जहां से जंजीर खींचा गया है, यानी जहां से चेन पुलिंग हुई है वहीं से उसको रीसेट किया जा सकता है। जबकि आईसीएफ के अंदर ऐसा नहीं है। आईसीएफ के कोच में चेन पुलिंग कहीं से भी की जाए, रीसेट एंड पैनल पे बाहर की तरफ रहता है, वहां से चाबी घुमा के रीसेट की जाती है। चलिए सवाल नंबर 52। लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड फॉर पीईएएसटी इन एलएचबी कोच, जो एलएचबी कोच के अंदर पीईएएसटी लगाया गया होता है, इसको आइसोलेट करने के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक होता है। वो आइसोलेटिंग कॉक कहाँ पे दिया गया रहता है? 4 ऑप्शन है। अंडर गियर में, आपातकालीन ब्रेक बॉल्व के पास, आइसोलेटिंग कॉक उपलब्ध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आइसोलेटिंग कॉक उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन आजकल आइसोलेटिंग कॉक लगता है और वो अंडर गियर में रहता है, वहां से आइसोलेटिंग कॉक से आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। लेकिन जो पहले शुरुआती दौर के कोच आए थे उनमें पीईएसडी को आइसोलेट करने का कोई भी आइसोलेटिंग कॉक नहीं होता था। अभी अंडर गियर में आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अंडर गियर में। अंडर गियर के अंदर नीचे की तरफ आइसोलेटिंग कॉक होता है। आईसीएफ के पीएसडी को भी आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटिंग कॉक होता है, जो कि नीचे की तरफ होता है, अंडर गियर में होता है। वहां से आप पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हो। जब इस पूरे सिस्टम को आप आइसोलेट कर देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कोच में चैन पुलिंग नहीं हो सकती है, पूरा सिस्टम बंद हो गया। उस कोच से चैन पुलिंग नहीं हो सकती है। बाकी उसके आगे पीछे, उसके अलावा जितने भी कोच हैं वहां से चैन पुलिंग हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर कोच से चैन पुलिंग नहीं हो सकती है। चलिए सवाल नंबर 53। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन, पूरे सर्विस एप्लीकेशन के दौरान अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होता है? जब फुल सर्विस ब्रेक सर्विस एप्लीकेशन की जाती है तो ब्रेक सिलेंडर में जो एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे वही चीज पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 3.0 ±1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है ब्रेक सिलेंडर के अंदर फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान। सवाल नंबर 54। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस कितना होता है? तो न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस 35 mm होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 mm। सवाल नंबर 55। कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज, ब्रेक पैड का कंडमिंग लिमिट कितना होता है? 7 mm होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 mm। ये सारे सवाल सिर्फ एलएचबी के लिए हैं, यहाँ पे आईसीएफ या गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी सवाल हैं सारे यहाँ पे एलएचबी से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 56। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो कितना होना चाहिए या फिर कितना होता है? तो वो होता है 1.5 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1.5 mm। और ये गैप जैसे जैसे बढ़ता है, और ये गैप बढ़ता क्यों है? ब्रेकिंग के दौरान जो हमारा ब्रेक पैड है वो घिसता जाता है, घिसने के साथ वो पतला होता जाता है। जब वो पतला हो जाता है तो उसके और जो ब्रेक डिस्क है उसके बीच में गैप बढ़ता जाता है। इसी गैप को मेंटेन करने के लिए स्लैक एडजस्टर इनबिल्ट इसमें लगा होता है, जो इस गैप को मेंटेन करता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 57। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड इज, ब्रेक पैड का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? तो 400 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 400 mm। सवाल नंबर 58। फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड इज, ब्रेक पैड का फ्रिक्शन एरिया कितना होता है?
तो ये भी होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 59, हाउ कैन ब्रेक पैड बी रिप्लेस्ड? ब्रेक पैड को कैसे बदला जाता है? सिलेंडर का स्लैक एडजस्टर नट खोल के, ब्रेक कैलिपर को खोल के, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक पैड जो लगा होता है कैलिपर में लगा होता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक पैड को अगर बदलना है तो कैलिपर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ब्रेक कैलिपर को खोल के ब्रेक पैड को चेंज किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 60, ब्रेक डिस्क मेड अप ऑफ? जो ब्रेक डिस्क है वो किसका बना होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, ग्रे कास्ट स्टील, स्पेशल कास्ट स्टील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेक डिस्क है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, धूसर ढलवा लोहा हिंदी में बोले तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। चलिए सवाल नंबर 61 देख लेते हैं। सवाल नंबर 61, द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर? ब्रेक डिस्क के बीच में जो फिन्स यहाँ दिए रहते हैं उनकी व्यवस्था क्यों की जाती है, उन्हें क्यों दिया जाता है? ब्रेकिंग के दौरान इफेक्टिव कूलिंग के लिए, या फिर ब्रेक डिस्क का भार कम करने के लिए, या फिर ब्रेक डिस्क को मजबूत बनाने के लिए, या फिर जो ब्रेक डिस्क का फ्रिक्शन प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार ऑप्शन यहाँ पे, चार कॉम्बिनेशन दिया गया है। ए में 1 और 3 दिया गया है, बी में 2 और 4 दिया गया है, सी में 1 और 2 दिया गया है, डी में 3 और 4 दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रेकिंग के दौरान जो कूलिंग होता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि ब्रेक डिस्क को ठंडा करने के लिए इस फिन्स को दिया जाता है। इसके अलावा ब्रेक डिस्क के वजन को कम करने के लिए भी इस फिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक डिस्क के वजन कम होने के लिए। सवाल नंबर 62, द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन ए सेम एक्सल एट द डिस्टेंस इज? एक ही धुरी पे, एक ही एक्सल पे फिट किए गए ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी दो ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी पूछी जा रही है, दो ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 1030 mm, 1030 mm होती है दो ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी। चलिए सवाल नंबर 63, डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील? व्हील के इनर फेस से, यानी ये व्हील है, व्हील के इनर फेस से जो ब्रेक डिस्क है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? वो होती है 175 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 175 mm। चलिए सवाल नंबर 64, द ब्रेक सिलेंडर कॉम्प्रेसिव? ब्रेक सिलेंडर में शामिल है, क्या क्या शामिल है? पावर पोर्शन, या फिर स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म, या फिर स्पेंडल रीसेट मैकेनिज्म, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक सिलेंडर के अंदर पावर पोर्शन भी होता है, यहाँ पे स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म भी होता है, और स्पेंडल रीसेट मैकेनिज्म भी होता है। तो ये तीनों चीजें होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 65, एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ केबी ब्रेक सिलेंडर? केबी ब्रेक सिलेंडर के जो स्लैक एडजस्टर का नट होता है उसको खोलने के लिए किस साइज के स्पैनर का पाना का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है 27 mm, 27 mm, 24-27 के पाने में 27 mm का जब आप हिस्सा लगाएंगे तो 27 mm के हिस्से को लगा के आप स्लैक एडजस्टर को नट को खोल सकते हैं। हर कंपनी के डीबी का स्लैक एडजस्टर का नट अलग साइज का होता है। तो ये केबी ब्रेक सिलेंडर की बात हो रही है, तो केबी डीबी बोला मैंने, ब्रेक सिलेंडर, तो केबी ब्रेक सिलेंडर की बात हो रही है। केबी ब्रेक सिलेंडर के स्लैक एडजस्टर के नट को खोलने के लिए 27 mm का पाना चाहिए होता है। चलिए सवाल नंबर 66, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ केबी मेक ब्रेक सिलेंडर? जो केबी का ब्रेक सिलेंडर होता है इसमें जो स्लैक एडजस्टर का नट होता है उसको खोलने की दिशा क्या है, सही दिशा क्या है, किधर घुमाएंगे तो वो खुलेगा? तो क्लॉकवाइज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्लॉकवाइज। जब हम नट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा। सवाल नंबर 67, एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ एसएबी ब्रेक सिलेंडर? एसएबी में ब्रेक सिलेंडर के में लगे हुए स्लैक एडजस्टर नट को खोलने के लिए कितने नंबर पाना का इस्तेमाल होता है? तो ये बहुत बड़ा होता है और इसमें 47 mm का पाना लगता है उसको घुमाने के लिए, खोलने के लिए। सवाल नंबर 68, डाया ऑफ एसएबी मेक ब्रेक सिलेंडर इज? जो एसएबी मेक का ब्रेक सिलेंडर होता है उसका डाया कितना होता है? तो वो होता है 254 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 254 mm। चलिए अगला सवाल, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ एलएचबी कोचेस? एलएचबी कोच का ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? तो ये 8 से 10 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 8 से 10 mm।
चलिए अगला सवाल। इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार द ब्रेक इंडिकेटर शो। अगर ब्रेक सिलेंडर पाइप का प्रेशर 0.6 बार से भी कम हो तो ब्रेक इंडिकेटर क्या दिखाएगा, क्या दर्शाएगा? तो ये हरा दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक रिलीज पोजीशन में है, इसलिए ब्रेक इंडिकेटर हरा शो करेगा। सवाल नंबर 70। What are main advantage to adopt disc brake system on LHB coaches? LHB कोच में डिस्क ब्रेक सिस्टम अपनाने के मुख्य लाभ क्या है, प्रमुख लाभ क्या है, क्यों हम LHB के अंदर डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाए हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहियों पर घिसाव को कम किया जा सकता है, पहियों की समग्र उपयोगी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, पुराने सिस्टम की तुलना में ये ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी कि ब्रेक डिस्क की वजह से पहियों का घिसाव कम किया जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रेक पैड ब्रेक डिस्क के ऊपर लगता है, जबकि आईसीएफ में या गुड्स में सीधा व्हील ट्रेड के ऊपर लगता है। तो व्हील ट्रेड के ऊपर लगने से क्या होता है, पहियों में भी घिसाव होता है और ब्रेक ब्लॉक भी घिसता है। तो यहाँ पे एलएचबी के अंदर पहिए पे डायरेक्ट टच में नहीं होता है ब्रेक पैड, तो पहिए के घिसाव नहीं होता है। पहियों की समग्र उपयोगी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पहियों का ओवरऑल जो लाइफ है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट पहिए के ट्रेड के ऊपर ब्रेक पैड नहीं लगता है, इसलिए पहिए का लाइफ बढ़ जाता है। पुरानी जो सिस्टम है उससे ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस ये भी वजह सही है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आज का ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट में आगे के वीडियोस लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।